अस्सलाम वालेकुम और एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी में। और उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और अगर अभी भी कोई टेंशन है तो वो टेंशन को दिमाग से निकालने के लिए हम आ गए। थोड़ा सा हमारे साथ हंसें, मुस्कुराएं, इंजॉय करें आज के प्रोग्राम को, क्योंकि आज भी जो पर्सनालिटी हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं भाई, उनसे कोई भी बात करें बिल्कुल सच सच जवाब देते हैं। और जब बात करने पे आते हैं तो किसी भी बात तक चले जाते हैं। और उसके साथ साथ बचपने में तो शरारत में बड़े मशहूर रहे, लेकिन जब बड़े हुए तो बहुत सारी जिम्मेदारियां इनके सर पे पड़ गई। इस शहर के, सिंध के गवर्नर बने और उसके साथ साथ बहुत काम किया। लेकिन मज़े की बात यह है कि पॉलिटिक्स, बिजनेस और उसके साथ हल्का हल्का म्यूज़िक भी। सो इतनी सारी जगहों पे काम करने के बाद भी अगर हमने उनको देखा, जब भी मिले बड़े कूल एंड काम। सिर्फ यही नहीं, प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत सारे जलसे हो रहे हैं जनाब, कोर्ट रूम जाया जा रहा है, सवालों के जवाब, जवाबों के सवाल, न जाने क्या कुछ चल रहा है। लेकिन एक आदमी कूल चल रहा है और यही कूलनेस उनके अंदर हमेशा से है, जिसकी वजह से वो उनको बहुत ख़ास बनाती है। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हमारे आपके बड़े पसंदीदा चहीते इमरान इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदेद कहते हैं। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। लेकिन एक बात जो हमेशा हमने आपके अंदर देखी है इमरान साहब, वो ये है कि हमने आपको बड़ा कूल एंड काम पाया। और ये कहते रहे, बहुत अच्छा लगता है, कहते रहे, इसको अच्छा लगता ये है। अच्छा लगता है। लेकिन ये सच्ची बात है, मतलब बड़ी बड़ी टेंशनें गुजरी, बड़े बड़े मसले मसाइल गुजरे, जेल भी गुजरी और भी बहुत सारे मसले हुए। पर हमने देखा जिम में चूंकि बड़ी मुलाकात रहती थी एक ज़माने में हमारी, तो मैंने कभी आपको परेशानी में नहीं देखा, टेंशन में नहीं देखा। बस फैसल, मेरा ख्याल ये था कि मैंने जैसे अपने बुज़ुर्गों को देखा कि कोई टेंशन हो जाती थी तो उसको लेके बैठ जाते थे और उसमें बड़ी बड़ी बीमारियां लाक हो जाती थी उनको। तो मेरा ये अपना ऐसा मानना है कि ये टेंशन देने वाला भी अल्लाह है और टेंशन से निजात दिलाने वाला भी अल्लाह ही है। बिल्कुल, बेशक बेशक। बचपने में खबर मिली हमें कि आप बड़ी शरारती हुआ करते थे। हाँ जी, ऐसे सभी होते हैं शरारती। नहीं, कुछ होते हैं बड़े, वो गुमसुम से होते हैं, बड़े हो गए शरारती। नहीं, आई वाज वेरी एक्टिव और वेरी नॉटी। वेरी नॉटी? वेरी नॉटी। तो उस वक्त कभी सोचा था कि मैं बड़ा होकर गवर्नर बनूंगा? नहीं, गवर्नर बनने का तो खैर नहीं सोचा था, लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे तो उस वक्त भुट्टो का दौर ख़त्म हो रहा था और जनरल ज़ियाउल हक जो है वो आ चुके थे, या हमने होश संभाला, थोड़ा सा टीनेज में थे। तो हमने वो ट्रांजिशन पीरियड देखा, कराची के खूबसूरत शहर से हमने उसको ख़राब होते देखा। कराची को आज तक हम ख़राब होते ही देख रहे हैं ना, कोई उसको मज़ीद खूबसूरती में इजाफा तो देख नहीं रहे। ट्रामें चलती थी सदर में, ट्राम्स चलती थी, लोग लाइन लगा के खड़े होते थे ट्राम में। आई हैव सीन पीपल कि वहाँ लाइनें लगती थी बाकायदा प्रॉपरली, जैसे आपको यूरोप वगैरह में नज़र आती हैं। तो आप भूल जाए, यहाँ पे लाइन तो कोई लगाता नहीं। सो वो उस तरह से लोग ट्रामों में चढ़ते थे। जो डेडिकेटेड कंपार्टमेंट्स होते थे औरतों के, बच्चों के, कोई उसके अंदर नहीं घुसता था। तो एक बड़ा खूबसूरत शहर था, वाइब्रेंट था, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइट्स। आई हर्ड वेरी मॉडर्न सिटी। वेरी मॉडर्न सिटी। यहाँ पे हर तरह के चीज़ें होती थी, जितनी आपको इबादत गाहें मिलती थी, मसाजिद, मंदिर, चर्चेस। और मैं गया हूँ अपने, हमारे क्रिश्चियन दोस्त थे, उनके साथ चर्चेस जाते थे हम संडे को। हम We have beautiful churches and beautiful churches, temples also. ज़बरदस्त। और जिन लोगों को याद है कराची, वो मेरा ख्याल है वो they will endorse what I'm saying कि कराची was full of life. I heard so much about Karachi from my father। और मुझे भी अपना बचपन बहुत सारा याद है और कभी कभी मैं भी इमेजिन करता हूँ। लेकिन मैं 2002 में आया कराची और मैंने 2002 से अब तक जो चेंजेस देखी हैं, एक तो ट्रैफिक में बहुत चेंज आया है, हम बद से बदतर होते जा रहे हैं, वो बड़ा मसला हुआ। फिर और बहुत सारे मामलात में जो शहर का हाल जो शहर आज भी गटर के ढक्कन को रो रहा हो, तो वो आगे क्या तरक्की की बात करेंगे हम। पूरे पाकिस्तान में कोई शहर ऐसा नहीं है जो अभी भी गटर के ढक्कन को रो रहा हो। पंजाब पूरा ले लें, केपी पूरा ले लें आप, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, और कई दफ़ा ऐसी रॉकेट साइंस हमारे यहाँ बनती है ना कि हम भी हैरान होते हैं कि दुनिया में अब, मतलब आपने भी ट्रैवल किया है, मैंने भी ट्रैवल किया है, ये वाले इश्यूज होते ही नहीं है। नहीं तो भाई नहीं। बिजली के खंभे से करंट लग गया, अरे भाई बिजली के खंभे से करंट लग गया, गटर के ढक्कन जो हैं वो फारिग हो गए हैं,
लेकिन एनीवे क्या कर सकते हैं, अल्लाह बेहतरी लाए और सारी चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं। बचपन के जो दोस्त हैं उनसे अभी भी इन टच हैं या सब इधर उधर हो गए? हैं जी, बचपन में मेरा क्लास 1 का जो पहला दोस्त था वो शादाब तैयब, वो अभी भी मेरा दोस्त है। अच्छा, शादाब भाई? हाँ सीरियसली? हाँ जी बिल्कुल। मैं जब स्कूल गया ना तो पहला दिन था स्कूल का, तो परेशान हो गया देख के, क्लास 1 में था कि इतना बड़ा स्कूल, मुझे जाते ही एहसास होगा इधर तो मैं गुम जाऊंगा, मुझे तो ये पता नहीं है कि मुझे गाड़ी जो लेने आएगी तो मैंने किस गेट पे जाना है, क्या करना है। सर वो बहुत टेंस था मैं। पहले तो वो पैसे लेके वहाँ गए कैंटीन, तो कैंटीन में इतना रश तो कभी हमने देखा ही नहीं था। वो इधर से उधर धक्के पड़ रहे, सैंडविच निकाला खाने के लिए, पहला बाइट ही नहीं लिया था तो वो चील आई, वो सैंडविच ले गई। अरे तो वो रोना शुरू हो गया बैठ के। तो शादाब तैयब जो था वो आए मेरे पास, वो उन्होंने आपको पता है गुरु घंटाल आदमी है उनके, तो वो बड़ा वो आए, उन्होंने आके पूछा मुझसे कि क्या मसला है, मसाइल क्या है, उनको बताया मैंने। उन्होंने अपना वो सैंडविच जो उनके पास था लंच वो मेरे साथ शेयर किया। उसके बाद से वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वी आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, आपने वोकेशनल ट्रेनिंग भी ली है लेदर केमिकल फील्ड में, तो कब डिसाइड किया कि यही करना है? आई डोंट नो, आई हैड दिस थिंग फॉर लेदर, एक लव फॉर लेदर जो था ना वो मुझे बहुत था। मुझे गाड़ियों में लेदर पसंद था, जूते का लेदर, जैकेट्स का लेदर में मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, अपहोल्स्ट्री। तो आई ऑलवेज वांटेड टू डू इट। माय फादर वांटेड मी टू डू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और बिजनेस से मुझे कोई कभी दिलचस्पी रही नहीं। तो मैंने वो बड़ी ज़िद करके उनसे फिर वो लेदर में ही बिज़नेस शुरू किया, और फिर लेदर टेक्नोलॉजी में मैंने डिप्लोमा किया, इटली जाके फिर अमेरिका गया उसके लिए। तो फिर लेदर में ही बिज़नेस कर, लेदर केमिकल्स का बिज़नेस मैंने। ठीक है, सो आप फिर इसमें आपने कहा मैं बिज़नेस में, तो बिज़नेस भी किया और साथ में फिर आप पॉलिटिक्स में भी फ्रॉम द बिगिनिंग थे? हाँ जी, पॉलिटिक्स में तो मैं आया 1993 में, इमरान खान से मेरी पहली मुलाकात हुई, और उसके बाद से आई वॉज एफिलिएटेड विद हिम, और शौकत खानम की फंड रेजिंग और सारी चीज़ें उनके साथ करते रहे, कैंपेन्स वगैरह। फिर हमने आके ये 96 में पार्टी बनाई, 97 में पहला इलेक्शन लड़ा, बस उसके बाद से फिर खान साहब के साथ पॉलिटिक्स। लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कब रही? स्कूल में, स्कूल के बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या जो आप ट्रेनिंग ले रहे थे उसमें, या उसके बाद पॉलिटिक्स में आए, या बिजनेस जब डेवलप किया? नहीं, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रगल जो है, मैं जब बिजनेस में आया तो हमारी फैमिली में वो झगड़े चल रहे थे वो बंटवारे के। अच्छा। तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। मेरे चचा जो थे वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो फैक्ट्री वगैरह पे कब्ज़ा कर लिया था। माय फादर वाज वेरी वरीड। तो वो उनके साथ कोर्ट जाना, कोर्ट से आना, फिर वो सारे कोर्ट की, मैं तो बिल्कुल नया था ना, लाइक आई वाज 20 ईयर ओल्ड, 18-19 ईयर ओल्ड। उस वक्त से कोर्टों में जाना शुरू किया। आप यकीन करें, कोर्ट को आप पसंद आ गए? बहुत पसंद आ गए। और ऐसा हुआ कि जो केस था ना उनका, चचा का, उन्होंने केस ये किया था कि ये मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, और इन्होंने अपने शेयर मुझे बेच दिए, लेकिन हमने लिखत पढ़त नहीं की क्योंकि ये भाई हैं। सो इसके ऊपर उन्होंने बड़े बड़े लॉयर खड़े करके 14 years कॉन्स्टेंटली एवरी डे यूज्ड टू गेट अप विद माय फादर, गो टू कोर्ट। 14 साल लगे हमें फैसला लेने में कि जी आप 20 साल से 34 साल के 34 साल के हो गए। एंड आई एवरी डे आई सॉ माय फादर डिटेरिएटिंग। मैंने आपको बताया ना टेंशन वाला मामला, तो मैंने उनको देखा कि बस वो उनकी सेहत ख़राब तर होती चली गई। और जब उन्होंने केस जीता तो भी हम वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहे थे। तो मैंने एक दिन चचा के घर जाके कहा, मैंने कहा खुदा के वास्ते, ही इज़ डाइंग, तो आप बताएं क्या देना है। उन्होंने उसका आधा मुझे बताया कि जी इसका ये आधा हम आपको देंगे। मैंने कहा चलो दो, बिकॉज दिस गाय इज़ नॉट गोइंग टू सी इट थ्रू। और वही हुआ, उसके कुछ अर्से बाद उनका इंतकाल हो गया। टफ साहब, हमारे कोर्ट सिस्टम्स जो हैं वो दे आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। आप देखते चले जा रहे हैं, वो ख़राबी की तरफ मामला जाते हैं। आपको क्या लगता है कि लाइफ का सबसे टफ डिसीजन कहाँ पे रहा? लाइफ का सबसे टफ डिसीजन जब मुझे डॉक्टर ने बुलाया ऑपरेशन थिएटर के अंदर, और ही आस्क्ड मी टू स्विच ऑफ द मशीन जिसमें मेरे फादर वाज आर्टिफिशियली अलाइव। तो मैंने उससे कहा मेरे से नहीं होगा। उसने कहा नो, यू हैव टू डू इट, आई एम नॉट डूइंग इट। यू आर द ओनली सन? नहीं, मेरा एक छोटा भाई भी है। छोटा भाई है ना? हाँ।
तो वो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर मी टू डू डिसीजन. वेरी डिफिकल्ट टाइम. Yeah. वेरी डिफिकल्ट टाइम. लेकिन ऑब्वियसली ये बट देन दिस इज वो कहते हैं ना कि जी द ओनली रियलिटी ऑफ लाइफ इज डेथ. तो ये तो सबके साथ होना है, हमारे साथ भी होना है, आपके साथ भी होना है. लेकिन वो ऑब्वियसली जब आप अपने बड़ों को इस तरह बड़ा से मुश्किल या होता है अपने छोटों को जब तकलीफ में देखते हैं ना तो वो अनबेरेबल हो जाता है. एब्सोल्युटली. और आपकी जब अटैचमेंट भी, आपकी अटैचमेंट काफ़ी बहुत ज़्यादा थी जी, बहुत ज़्यादा थी. आई वाज वेरी क्लोज. कॉलेज भी चल रहा है, यूनिवर्सिटी भी चल रही है, बिजनेस भी चल रहा है और डेली कोर्ट भी चल रहा है. कॉलेज ख़राब हुआ कोर्ट की वजह से, बिकॉज सुबह 8 बजे उठ के आप चले जाएँ, 2-2:30 बजे तक वहाँ कोर्ट में बैठे रहें, वापस आएँ तो कितना एक कॉलेज कर लेंगे. तो फिर मैंने प्राइवेट करना शुरू किया, तो कॉलेज छोड़ना पड़ा मुझे उसके लिए. शौकत खानम की फंड रेजिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका बड़ा किरदार, उसमें आपने बड़ा हेल्प आउट किया जी. इन द बिगनिंग. यू डन अ लॉट. आई मीन बड़ी दिन रात की मेहनत है आप लोगों की. बहुत उसमें मेहनत की, खान साहब के साथ भी और खान साहब के बगैर भी. इनफैक्ट जो पहली जो शौकत खानम की हाइड कलेक्शन ड्राइव थी, खान साहब ने मिलते साथ ही मुझे बोला कि तुम वो कर लो, हैंडल कर लो, तुम उसको इंचार्ज बन जाओ. मैंने अपने मन में ना यहाँ से आके कोई मेरे ख्याल है 15-20 सुजुकियाँ हायर की कि भाई काफ़ी होंगी, और टेंट शेंट लगाया घर के बाहर. वो बैनर शौकत खानम ने दिए थे वो लगवा दिए, अपना नंबर दे दिया. वो आई हैड नो आइडिया कि होना क्या है. तो खालों के पहाड़ लग गए घर के बाहर. 10 सुजुकियाँ क्या, वो 100 सुजुकियाँ भी होती तो काम ही नहीं होना था उसमें. फिर मेरा एक दोस्त था जिसकी टेनरी थी, मैंने उसे कॉल की. मैंने कहा ये तो मैं परेशान हो गया, खालों का करूँ क्या. हाँ. तो उसने कहा कि मैं अपनी लेबर भेजता हूँ, ट्रांसपोर्ट तो नहीं हो सकेगा, लेबर भेजते हैं तुम्हारे घर के बाहर ही सड़क पे, इसको वो सॉल्ट लगाते हैं खाल को प्रिजर्व करने के लिए. तो उन्होंने कहा मैं सॉल्टिंग इसकी कराता हूँ, फिर इसको प्रॉपरली स्टैक करा देते हैं, और फिर मैं ईद के बाद इसको उठवा लूँगा, फिर हम इसको ऑक्शन करेंगे. ठीक है. मैं कहा ठीक है. उन्होंने वो करवाया. इतने लोग, मुझे फ़ोन तो हमारा पॉसिबल ही नहीं था कोई मिल जाए ना. मतलब 2 नंबर दे दिए मैंने और दोनों नंबर बिजी थे. फुल 100% मेरी बहनें बैठी हुई थी और वो एड्रेस लिख रही थी. वो खाले मुझे याद है, मैंने जब ऑक्शन में गया तो मिसाल के तौर पे जो दूसरे इदारे थे उनकी खाल, अगर गाय की खाल 1000 रुपये की जा रही थी तो हमारी शौकत खानम की खाल लोगों ने 1500-2000 रुपये में बिड की फॉर टू हेल्प शौकत खानम. और 68 लाख रुपीज़ का चेक बना पहले दिन का. 3 दिन ऑक्शन किया तो पहले दिन का. तो 68 लाख रुपीज़ का जो पे ऑर्डर मैंने देखा ना हाथ में, मैंने कहा यार ये टॉकिंग अबाउट ये कौन सा 93 में. हाँ. 68 लाख का. वाह. या मैंने जो पे ऑर्डर हाथ में मेरा आया 68 लाख का, तो मैंने कहा ये 68 लाख रुपीज़ का पे ऑर्डर. मैंने इमरान भाई को फ़ोन किया, लैंडलाइन होती थी. मैंने फ़ोन किया, देन आई गॉट हिम ऑन द फ़ोन. मैंने कहा इमरान भाई 68 लाख रुपीज़ का. आई वाज वेरी एक्साइटेड. मैंने कहा मैंने 68 लाख रुपीज़ की खालें बेची. मैंने कहा कितनी? मैंने कहा 68. कहते कमाल कर दिया तुमने यार, हद हो गई. अभी तो 2 दिन बाकी हैं. खैर अगले दिन उससे कम हुई, फिर उससे अगले दिन उससे कम हुई, बिकॉज कुर्बानी भी कम होती जाती है. तो मेरे ख्याल है कोई करोड़ रुपए के करीब जमा करके मैं पे ऑर्डर्स बना के 93 में करोड़ रुपए का मतलब है आज के ज़माने का नहीं भी कोई 10 करोड़ तो होगा. 10 करोड़ से तो बहुत ऊपर होगा, बहुत ऊपर होगा. 93 में तो डॉलर से कन्वर्ट कर लें तो मैं फिर वो लेके गया लाहौर खान साहब के पास. जाके मैंने उनको दिया. तो ही वाज वेरी हैप्पी. उन्होंने फिर सारी अपनी टीम को बुला के बताया कि देखो तुम लोग मुझे कह रहे थे कि ये आते साथ ही एक नए लड़के को आपने इतनी बड़ी कैंपेन पकड़ा दी, देखो क्या करके आए. कमाल किया आपने. बहुत ज़बरदस्त था. तो फिर उसके बाद तो फिर वो ट्रस्ट एक बिल्ड हो जाता है ना. तो जनाब ये इस तरह की काफ़ी सारी बातें हमारे साथ रही है. छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा. जी हाँ, एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहते हैं बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी में. और हमारे साथ आज मौजूद हैं इमरान इस्माइल साहब, एक्स सिंध गवर्नर. और सिंध की जब बात होती है, गवर्नरशिप की जब बात होती है तो ऑब्वियसली बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं. कराची के भी बहुत सारे सवालात उठते हैं और हमें काफ़ी परेशानी होती है
जब हम अपने शहर को देखते हैं। और क्या ये हकीकत है जो एग्जीक्यूशन प्लान आप लोग एक कोई प्लान कर रहे थे कराची का, कि कराची को हम इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो वो वाकई वो हो जाना था अगर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ना होती या होती, तो ऐसा कोई सीन था? अब अनफॉर्चुनेटली सिंध गवर्नमेंट जो थी वो ऑन बोर्ड नहीं आ रही थी फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और फेडरल गवर्नमेंट जो थी वो ट्रस्ट नहीं कर रही थी सिंध गवर्नमेंट को पैसे की एग्जीक्यूशन पे। ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही थी कि प्रोजेक्ट्स हम खुद एग्जीक्यूट करेंगे, जिसके पैसे भी आ गए थे। बट सिंध गवर्नमेंट से चीफ मिनिस्टर से भी कई बार बात हुई तो ही डिक्लाइंड। उन्होंने कहा कि नहीं, हम हमारी गवर्नमेंट है, हम यहाँ पे करेंगे, आप क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ बैठ के डिस्कस करें, फिर हम आपको इजाज़त देंगे, बिकॉज एनओसी दरकार होती है। सो वो इसी चक्कर में रह गया। बट मेरा ख्याल है कि जो तवज्जो कराची को तहरीक इंसाफ की हुकूमत को देनी चाहिए थी या दे सकते थे, वो उस तरफ से भी कोताही हुई। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि जी सारा कुछ सिंध गवर्नमेंट की खराबी This is what I was about to ask कि आपको लगता है कि पीटीआई जो है वो ज़्यादा ओवर एम्बिशियस थी, स्पेशली कराची को लेके? नहीं, ओवर एम्बिशियस तो बिल्कुल भी नहीं थी, बिकॉज लोग ये कहते हैं, ये मैंने नहीं कहा है भाई। नहीं, बिकॉज आरिफ अलवी प्रेसिडेंट कराची से थे, मैं कराची से था, अली जैदी फेडरल मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग का वो कराची से था, बिल्कुल। असद उमर वो भी कराची से थे। तो हम चारों की एक बड़ी स्ट्रांग लॉबी कह लें कराची के लिए, एक वॉइस तो वहाँ पे थी मौजूद। लेकिन एक तो ये प्रॉब्लम रहा कि सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारे मामला नहीं बन सके, और दूसरा ये कि हमारी वफाक की तवज्जो भी बहुत कम रही कराची की, काफ़ी कम रही, जो होनी चाहिए थी उस तरह नहीं हुई। तो ये जो आपने कहा था खान साहब खुदा हाफिज़, या आपने गुस्से में कहा था या दिल टूटा हुआ था या क्यों कहा था? नहीं, तो हम मजबूरी में थे ना जी, कोई खुशी से तो ये काम किसी ने किया नहीं, मैं नहीं जानता जिसने किया। वैसे एक ख्वाब था ना हमारा कि हम, आपने देखा नया पाकिस्तान बनाएंगे जी, हरे पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी, लोग नौकरियां करने आएंगे, वाइब्रेंट इकॉनमी होगी, करप्शन का खात्मा करेंगे, फलां करेंगे। उसके लिए तो हम लड़ सकते थे, हम लड़े थे, वी बिलीव्ड इन इट। ये कोई खाली सियासी बातें नहीं थी, ये हमारा बिलीव था, कन्विक्शन थी कि हम करेंगे। तो उसके लिए तो हम लड़ सकते थे, जेल भी जा सकते थे, उसके लिए हम मार भी खा सकते थे, सारा कुछ, और हमने किया भी। मैंने 2014 में 9-0 से इलेक्शन लड़ा है। अल्ताफ़ हुसैन उस वक्त डी अल्ताफ़ हुसैन हुआ करते, बिल्कुल। और आपका मीडिया टोटल जो है वो मेरे सर पे सवार रहता था, डिड नॉट वांटेड टू मिस द चांस कि जिस वक्त मुझे वो कोई गोली लगेगी या मुझे उधर कार्रवाई होगी मेरे साथ। हम उस वक्त भी लड़े, नेवर अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। बट ये जो टकराव वाला मामला था ना, इसमें हमारा, आप समझ लें, कन्विक्शन नहीं था, दिल नहीं है हमारा उस तरफ कि मुझे पता है कि भाई मैं सियासी आदमी हूँ, मैं फौज के साथ तो नहीं लड़ सकता। आप यू डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं बंदूका लेके पहाड़ पे चढ़ जाऊँ और फौज से लड़ूँ, तो मुमकिन ही नहीं है। एक सियासी जमात की काम कर ही नहीं सकती। वैसे भी ज़बानी गोलाबारी भी आप नहीं कर पाएंगे उनके साथ। नंबर 1 तो ये कि वो बहुत स्ट्रांग है, जैसे ह्यूज मशीनरी। नंबर 2 ये कि कोई भी, हमारी जो अपब्रिंगिंग थी ना, पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग फ्रॉम इमरान खान, वो भी यही थी कि आर्मी के ख़िलाफ़ कभी नहीं हमने बात करनी है। जब नवाज शरीफ और दीगर बात किया करते थे तो खान साहब यूज्ड टू कंडेम इट, नॉट ओनली इन पब्लिक बट इन प्राइवेट ऑल्सो। जब भी बैठते थे कि यार ये तो गलत काम कर रहा है, ये ऐसा कभी नहीं होना। बट देन आहिस्ता आहिस्ता हमारी गवर्नमेंट की जाने के बाद से वो तो बिल्कुल ही हेड ऑन सिचुएशन होगी। सो मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ कि पार्टी नहीं छोड़ना चाहता था मैं विद पार्टी में रह के मामला को ठीक कर सकते थे और करना चाहते थे। बट हमसे छुड़वाई गई पार्टी, फिर हमने छोड़ दी। एक हद तक प्रेशर लिया, हमने बाकी नहीं ले सके, जेल भी गए, मारे भी खाई, सारा किया। लेकिन जब आपका वो कन्विक्शन ही ना हो ना किसी चीज़ के ऊपर, तो वो आप वैसे ही ले हुए होते हैं। टफ रहा होगा सारा कुछ, बिकॉज इतना लंबा सफ़र रहा हो। आज भी वेरी टफ। अच्छा, मुझे एक बात जो मुझे समझ में नहीं आती है, जब हमारे ये, मैं बिल्कुल एक ना आम आदमी बन के बात कर रहा हूँ, हम ये देखते आ रहे हैं शुरू से कि जब आप पावर में होते हैं तो जो ऑपोजिशन वाला होता है वो इल्ज़ाम लगा रहा होता है, फिर आप पावर से हटते हैं, अच्छा सारे काम वही हो रहे हैं, फिर आप पावर से हटते हैं, आप ऑपोजिशन में चले जाते हैं, वो पावर में आ जाते हैं, जब वो पावर में आ जाते हैं
तो फिर ये इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, आप इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, तो फिर वो कह रहे होते हैं कि नहीं ये गलत कर रहे हैं। तो ये एक साइकिल घूमता रहता है, ऐसा ये क्यों तो होता सियासी मामला आते हैं। ऑपोजिशन का काम ही है हुकूमत वक्त को चेक में रखना। ठीक है, कोई बात उनसे गलत हो रही हो, कुछ हो रहा हो तो उसके ऊपर आवाज़ उठाना ऑपोजिशन का काम है। अब उसमें वो पॉलिटिकल गेन्स भी देखते हैं और उनका ये फ़र्ज़ भी है कि वो ये काम करें। लेकिन एक और चीज़ इसमें आप मिस कर गए कि जो हुकूमत वक्त होती है ना, वो लाडली होती है इस्टेब्लिशमेंट की। वो कहते जी इस्टेब्लिशमेंट इससे बेहतर तो लोग थे ही नहीं, इंक्लूडिंग इमरान खान। इमरान खान साहब ने बाजवा साहब की और फैज़ की बड़ी तारीफ़ें की कि जी इससे बेहतर तो कभी आया ही नहीं। उससे पहले भी आप देख लें, जो हुकूमत में होता है वो तारीफ़ कर रहा होता है, जो अपोजिशन में होता है वो बुरा भला कह रहा होता है। जब मैं गवर्नर बना और ये पेंडेमिक आया कोविड, तो मेरी मीटिंग हुई PDM से। मैंने इनको कहा कि जी मुझे तो आप पहले ही बताएं कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपके पास कितनी एम्बुलेंसेज हैं, कितने आपके पास जगह है जहाँ पे हम लोगों को रख सकते हैं, वैक्सीन का क्या सीन है, और आपके पास है क्या क्या, रेस्क्यू के लिए क्या क्या आइटम्स हैं, क्या चीज़ आपके उनका हमारे पास तो कुछ नहीं है। दैट वॉज अ बॉम्ब शेल फॉर मी। मैं कुछ नहीं है, मतलब क्या कुछ नहीं है क्या? उन्होंने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है। मैं कहा फिर ये क्या है? उन्होंने कहा हम तो एक अथॉरिटी हैं जो यहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज है ना डिफरेंट, जैसे ईडी के पास एम्बुलेंस है, अच्छा चीपा के पास है, फलाने के पास है, हम तो वो आप मैनेज करके आपको दे सकते हैं कोई अगर कोई डिजास्टर हो तो। सो ओनली फॉर दैट स्पेंडिंग बिलियंस, तो समझ की नहीं पा रहे भाई, इसमें तो आप बहुत बड़ा इदारा खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। मेरी जहन में था कि ये कोई 911 टाइप की चीज़ होगी, जिनके पास एयर एम्बुलेंस भी होगी, जिनके पास अपनी एम्बुलेंसेज होंगी। आज अगर पाकिस्तान उनके पास सिर्फ अपनी गाड़ियाँ हैं, कुछ भी नहीं है, अपनी गाड़ियाँ, मज़ेदार काम है, बाकी कुछ नहीं। आज अगर मुझे बताएं, अगर हमारे शहर से 1 मिनट के लिए ईदी सर्विस को हटा लें, सैलानी को हटा लें, जितने भी हाँ ये जो काम कर जितने रहे हैं, सोशल सर्विस वाले इनको हटा लें, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट हु वुड यू कॉल? किसको कहेंगे कि एम्बुलेंस आके यहाँ से ले जाए? कि सिंध गवर्नमेंट कर रही है? कौन से अस्पताल में जाके आप सर फोड़ेंगे अपना? वो इनकी तो सारी वो बना हुआ है निज़ाम की, यहाँ से उठाएंगे वहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे। तो कोई एम्बुलेंस तक नहीं है आपके पास अपनी इस सूबे के पास, तो फिर क्या आप काम करेंगे? और ये NGOs जो है ना, ये मेरा ये मानना है कि ये दुनिया के उन्हीं खित्तों में और मुल्कों में ये कामयाब होती हैं जहाँ पे हुकूमतें नाकाम होती हैं। लेकिन आपको लगता है अब जो ये एक चेंज आ रहा है जिसमें पब्लिक बहुत सारे क्वेश्चंस करती है, लोग सवाल करते हैं, सोशल मीडिया है, उसमें कोई चेंज आएगा इन कमिंग ईयर्स? स्पेशली चूँकि मैं कभी हमारा इतना ट्रैवल होता है, मैं पंजाब भी देखता हूँ और मैं जब वापस आता हूँ तो मुझे बहुत फ़र्क लगता है, स्टार्क डिफरेंस, बहुत फ़र्क बहुत लगता बड़ा है। फर्क। और हम एक इतनी बड़ी परसेंटेज पूरे मुल्क को देते हैं टैक्स के हवाले से, मतलब उसके बावजूद हम लोग जिस तरह से ट्रीट हो रहे हैं, ये और फिर सियासतदान खड़े होकर वो टॉल क्लेम कर रहे होते हैं कि जी यूरोप से लोग आ रहे हैं यहाँ पे इलाज कराने, हमने इतने शानदार अस्पताल बना दिए। खुद तो आप बाहर जा रहे हैं, बाकी यूरोप से लोग यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं। बुखार भी हो तो आप बाहर चले जाते हैं, अपने अस्पताल में क्यों नहीं इलाज करा रहे? पता मुझे लगता है ये रूल ना बना देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए कि जो भी पॉलिटिशियन होगा उसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा, जो भी पॉलिटिशियन होगा वो इलाज जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाएगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करेगा। सो आप देखिएगा ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गई तो। लेकिन ये बनेगी, बने या ना बने पता नहीं मुझे, लेकिन अभी मैं थोड़ा देर से पहले देख रहा था कि आर्मी चीफ साहब को बड़ी कराची की उनको फ़िक्र थी, वो उसके बारे में बात भी की उन्होंने। अल्लाह करे कि वो फ़िक्र उनकी कायम रहे और वो कुछ अपना जादू का डंडा चलाएं, तो कराची को वाकई बिल्कुल यतीम हो गया है। हाँ, मेजर जिसे कहते हैं ना एक्शन की ज़रूरत है। हाँ, पूरे सिंध को लेके। एब्सोल्युटली। ये मजाक की बात नहीं है, ये हकीकत है। जब हम पंजाब से बाय रोड आ रहे होते हैं ना, तो एक टाइम के बाद आपको पता लगता है आ गया भाई, सिंध आ गया। हाँ, तो ये मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। सक्कर हैदराबाद मोटरवे नहीं बन सका आज तक है, सक्कर हैदराबाद मोटरवे नहीं बन सका। पता नहीं उसमें क्या इशू है, वो मैंने सुना था पिछले दिनों उसमें कोई बहुत बड़ा इशू है। चलें कुछ और सवाल करते हैं। आप पहले मुझे एक बात बताएं, ये आपकी अंगूठियों की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? बढ़ती जा रही है। हाँ।
ये मेरे दोस्त हैं, वो मुझे बना बना के दिए जा रहे हैं, मैं पहने जा रहा हूँ। अच्छा, इसमें कोई रूहानी चक्कर नहीं है? नहीं, मेरा कोई रूहानी चक्कर नहीं है। शेर बना हुआ है, ये स्टाइल बना हुआ है, ऐसे ही है। शेर बना हुआ है? हाँ, ये देखें। व्हाट इज दैट रिप्रेजेंट? है नहीं नहीं, बेफिक्र रहें। ये ऐसे ही, ये वो वाला दूसरा लाइन है। अच्छा, ये इसके साथ सेट बनवाया था मैंने। बट एनीवे, कुछ और हमारे आपके पास सवाल हैं और वो भी हम करते जाएंगे। यस और नो की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी आपने जवाब देना है। क्या आपको ट्वीट्स का रिग्रेट होता है? नहीं। नहीं। क्या आपने गवर्नर हाउस का लॉन में क्रिकेट खेली? नहीं। नहीं। क्या पॉलिटिशियंस टीवी पे ओवर एक्ट करते हैं? यस। यस। पीटीआई के एंथम को आप सीरियसली लेते हैं? यस। यस। क्या इंटरमीडिएट पास गवर्नर वाला टैग अनफेयर लगता है? नहीं। नहीं। क्या आपको लगता है कि पीटीआई ने आपको अंडर एस्टिमेट किया? नहीं। नहीं। क्या कराची को सही एडमिनिस्ट्रेटर मिलेगा कभी? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या पीपीपी आपसे जेन्युइनली नाराज है? आई डोंट थिंक सो। यू डोंट थिंक सो। क्या पॉलिटिकल इंटरव्यूज आपको थका देते हैं? नहीं। नहीं। क्या आप पॉलिटिक्स छोड़ के सिर्फ म्यूजिक करना चाहेंगे? नहीं। नहीं, तो पॉलिटिक्स करना चाहेंगे। ये अच्छा, वो हो, ये आया सवाल। पॉलिटिक्स करना चाहेंगे, बिल्कुल करना चाहेंगे। क्या आप कोई पार्टी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं? नहीं। नहीं। क्या कराची का मसला पॉलिटिक्स से ज़्यादा पॉलिटिशियंस हैं? यस। यस। क्या पाकिस्तान में सच बोलने का नुकसान ज़्यादा होता है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा होता है। हम जा रहे हैं छोटी सी एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। और एक दफ़ा फिर हम आप सबको खुश आमदेद कहते हैं बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी में, और इमरान इस्माइल साहब यहाँ पे मौजूद हैं। इमरान साहब, बातें तो हमारी चलती रहेंगी तो चलती रहेंगी, और गप्पे भी हम दोनों मारते रहते हैं। जिम में भी गप्पे मारते हैं, जहाँ मिलते हैं वहाँ पे भी गप्पे मारते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन मज़े की बात आपको बताऊँ, इमरान इस्माइल साहब से आप ऑफ कैमरा बात करें या ऑन कैमरा बात करें, बातें वही होती हैं, मैनिपुलेशन नहीं आती भाई। ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये एक कमाल बात है। बट एनीवे, हमारे पास यहाँ पे एक मिरर है, और उस मिरर में आप जाके अपने आप से बात कर सकते हैं। आपको अपने अंदर अगर कोई खूबी नज़र आती है, अपने आप को बिल्कुल बताइए। आपको कोई अपने अंदर खामी नज़र आती है, वो भी बिल्कुल बताइए। सो ये मिरर में जाके अपने आप से बात अपने आप से बातें करनी है आपने। अच्छा। हाँ, मतलब यहाँ कोई भी नहीं सुन रहा होगा। आइए, यहाँ पे आइए, और ये रहे आप, और ये रहा मिरर, और मैं हो जाता हूँ साइड। जी। थोड़ा वज़न कम करना है, और अब एज के साथ साथ बाल भी सारे उड़ गए, लेकिन लगा सकते हैं। बिल्कुल। मतलब बेटर विद मोर हेयर। सो आज मैं ये सोच के जा रहा हूँ कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। अब कहाँ से फैसल ने कराया, वहाँ से कराना है। ठीक है। थैंक यू जी, क्या बात है जी, क्या बात है। ये तो बहुत ही अच्छी बात कर दी आपने, और बिल्कुल मैं आपसे नंबर शेयर कर लूँगा। मैं ऑन एयर कहता हूँ, ऐसी कौन सी बात है। इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए, और ये वैनिटी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एंड आई बिलीव एज इज़ जस्ट अ नंबर। ये मिसालें बहुत लोगों ने कायम की हुई हैं, और हम उनके फुटस्टेप को जो है वो फॉलो करते हैं। मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं वसीम अकरम साहब। मेरी जब भी उनसे मुलाकात होती है, वो हमेशा मेरे लिए एक इंस्पिरेशन ही इज़ वेरी फिट, माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। मोइन खान साहब, वो कभी कभी मेरे साथ गोल्फ खेलते हैं। हाँ, आज भी आए थे हमारे शो पे। वो आज भी मैं लोगों को ये बता रहा था कि वो जब क्रिकेट खेलते हैं, उनकी एनर्जी जो है वो किसी 25 साल के लड़के से कोई 10 गुना ज़्यादा होती है क्रिकेट खेलते हुए। स्क्वॉश तो खैर छोड़ ही देना आप, वो विनर टू स्टे रखते हैं। इवन जहांगीर खान साहब, सो ये यूनुस खान, आई मीन देयर आर इतने सारे नाम हैं। फिटनेस में आप इमरान खान का नाम भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तक
जो है वो फिटनेस उसी तरह से कायम है। ही इज़ फिटनेस फ्रीक। हाँ, और कुछ तस्वीर है हमारे पास, चल के वो तस्वीर देखते हैं और कुछ यादों को ताज़ा करते हैं और पूछते हैं इमरान साहब से कि कौन कौन सी तस्वीर कहाँ कहाँ मौजूद हैं, कहाँ कहाँ की हैं। आइए चल के पिक्चर्स देखते हैं। ये वो अल्लाह अकबर, वजन देखें आप, यहाँ देखिए पे कितना कम किया मैंने। बहुत कम किया है। ये तो वाकई बहुत कम किया। और मैं ये भी बता दूं, इमरान साहब को ना बाइकिंग का भी बहुत शौक है। हमारे साथ एक दफ़ा गवर्नर होते हुए इन्होंने बाइक राइड की थी। हाँ यार, वो हमने हार्ले कॉज के डेविडसन लिए की क्लब में, थी। जी जी। ऑब्वियसली वो भी शायद शौकत खानम का ही था। हम मेरे ड्राइव ख्याल करके से, हाँ, एंड में शौकत पूरा खानम हमने के गए थे। 300-400 बाइकर्स थे और सबने बड़ा सपोर्ट किया। तो ये कोई जलसे वलसे की तस्वीर है। हाँ, आई थिंक ये कोई जलसे की तस्वीर है, कराची की है, क्योंकि सारे कराची के दोस्त नज़र आ रहे हैं इसमें। जी नेक्स्ट। ये पलेजो साहब के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है। अच्छा, तो सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हाँ, मुझे याद है। कुछ सख्ती लग रही है। जी नेक्स्ट। क्या ओपन कर रहे हैं भाई? सदर है मुझे लग रहा है। ये कोई इलेक्शन ऑफिस ओपन हो रहा है कोई, है तो सदर का इलाका है। हाँ, सदर ही लग रहा है ये, है ना। रीगल चौक के आसपास। हाँ, इलेक्शन ऑफिस। इलेक्शन ऑफिस है डेफिनेटली, क्योंकि ये आफ्ताब सिद्दीकी साहब का हल्का बनता था जी जी, नेशनल असेंबली का, शायद इनका इलेक्शन ऑफिस ही रहा होगा। ठीक है जी। बट इलेक्शन ऑफिस हो नहीं सकता, इसलिए कि आई वाज गवर्नर। पीछे मेरा एडीसी नजर आ रहा है। हाँ, हाँ, याद आ गया मुझे। ये जो आग नहीं लगी थी जैनब मार्केट के सामने बिल्डिंग में, हाँ हाँ, वो सारी हमने रीडू करके अपने खर्चे पे बना के दी थी इनको, दुकानदारों को, और जो वहाँ के रहायशी थे उनको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये उसकी इसलिए opening इतनी थी। पब्लिक है पीछे। हाँ जी जी, ये सारे वही वहाँ के लोग हैं। जबरदस्त जी। नेक्स्ट। नो आइडिया, नो आइडिया, याद नहीं है। नो आइडिया। इतनी तस्वीरें बनवाई हैं, याद ही नहीं है ये कहाँ कहाँ। अगेन था मैं गवर्नर, बिकॉज वो एडीसी, वो कैप्टन इमरान साथ खड़ा हुआ हाँ, ये है गवर्नर दौर है, की गवर्नर picture। दौर की जी। जैसे याद तो आता होगा आपको ये दौर, भूलता नहीं। है ना। जी नेक्स्ट। जरदारी साहब की तस्वीर आ गई, कुछ आप कहना सर, ये चाहेंगे? पाकिस्तानी सियासत के चमकते हुए सितारे हैं जरदारी साहब। ये तो एवर हमेशा रहने के लिए आए हैं, और जब ये सियासत में आए थे ना, तो लोग कहते थे कि जी पाकिस्तान की सियासत का जवाल है ये, कि जरदारी साहब सियासत में आ गए। बट ही हैज़ प्रूव्ड अदर वे राउंड कि वो न सिर्फ सियासत में रहे, बल्कि उन्होंने कई अदवार भी देखे, 2 बार पाकिस्तान के सदर बने, और आज भी वो वहाँ पे कायम व दायम है अपनी जगह पे। लेकिन ही हैज़ नॉट लेड बाय एग्जाम्पल। कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि आने वाली नस्लों को हम कहें कि यार तुमने बड़े होकर जरदारी बनना है, वो नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी सियासत में कामयाब शख्स है। नेक्स्ट। ये आ गया मुझे, ये क्या है? ये नीचे लाहौर है गालिबन। कराची ये- वर्सेस लाहौर। हाँ, कराची वर्सेस लाहौर है। कराची को तो देख के नहीं, ये साइड पे आप देख रहे हैं जो रेबल पड़े हैं, जी इसको देख के ऐसा लगता है किसी जंग से गुजरा है ये शहर, अभी तबाही की, हाँ, हम बर्बादी इंडिया ने का यही असर। तो पिक्चरें दिखाई थी हाँ कि जी अपने हमने चैनल पे। एग्जैक्टली हमने तबाह कर दिया हाँ, कराची। कराची तबाह हो गया, फलां हो गया। अबे भाई, सड़क बन रही थी। नहीं, ये तो और ये बन आप यहाँ रही से है। निकले, ये आपको इसी तरह का रेबल आपको दोनों साइड पे पड़े नजर आते रहेंगे। जहाँ चले जाएं आप, जिधर मर्जी ले जाएं। दुनिया भर में इस तरह की सड़कें बहुत भी होता है, 1.5 साल में बन जाती हैं। साल ये पता नहीं कब से बन बहुत रही है। बड़ा अरसा है। हम तो देखते हैं बड़ी स्पीड से बनती हैं। अब तो दुनिया में बड़ी तरक्की होगी हर ये चीज़। वाला मुझे चूंकि अच्छी तरह से याद है, ये जो अंडरपास बना हुआ है, ये लिबर्टी से जब आप आगे जाते जी। हैं उधर मॉडल टाउन जाने के लिए, तो ये वो वाला रोड है मेरे ख्याल से, जिसके इस तरफ वो वॉल्टन होता था शायद। हाँ, वॉल्टन हाँ, एयरपोर्ट। इसके लेफ्ट साइड पे ये वो वाला चौक है। और ये मतलब यूं बना है। बट वेरी अनफॉर्चुनेट। आई मीन लुक एट कराची, दुख होता है देख के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी नेक्स्ट। ये आ गए भाई, वो जो हम बात आप जेल याद की कर रहे थे बड़े जोर से, जेल की आपकी तस्वीर। तस्वीर भी आ गई, ये मेरी सबसे मेरे ख्याल है बुरी यादों में से एक। है ना। ये ना दिखाएं आपको ना, नहीं, दिखाएं। लेकिन अच्छा है, याद रखना चाहिए। देखते रहना चाहिए।
तो जेल के अंदर कोई फैसिलिटीज थी या जेल नहीं जेल कोई फैसिलिटी, इट वाज हॉरिबल। नेक्स्ट भाई, मत दिखाओ। मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल साहब, क्या मैं चाहते हैं मैं कोई कमेंट करूं इस पर? आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं करना चाहते आप नहीं, करें। मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। कोई कमेंट नहीं करना चाहते। नेक्स्ट, शिरीन मज़ारी हमारी पार्टी में जो एक टफ कुकी जिसको बोलते हैं ना, वो शिरीन मज़ारी थी। शी वॉज वेरी गुड फ्रेंड्स विद मी, बट हमारे अलाइनमेंट कभी नहीं थी। हम दोनों अच्छा। एक दूसरे के वो ही रहे, मुखालिफ ही रहे, सोच में फ़र्क था बड़ा। ठीक है जी। नेक्स्ट, जितोई साहब, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा इनके साथ। ही जॉइंट पीटीआई, फिर हमारे साथ रहे, बड़े साथ चले। नाइस नाइस मैन। नाइस मैन। नेक्स्ट, ये कुछ जलसा ये है। कराची है जी, हाँ जी, ये कराची है। शारा फैसल के ऊपर गाड़ी की छत के ऊपर खड़े हम, और यहाँ पे इलेक्शन से पहले किया। इलेक्शन से पहले किया। ये पूरा रोड ब्लॉक करके, और इसके ऊपर हमने यहाँ पे रोड पे जलसा किया था, बिकॉज हमें इजाज़त नहीं मिल रही थी। सही है। नेक्स्ट, क्या बात है जी, बहुत सारी तालियां भाई। वाह वाह वाह। अब मेरे पास कुछ रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी आपने जैसे भी हैं वो बस जवाब दे दीजिएगा। कराची या इस्लामाबाद, किसको पॉलिटिक्स का ज़्यादा सेंस है? कराची। कराची। पीटीआई आप में थी या आप पीटीआई में थे? पीटीआई, मैं हमेशा कहता हूँ पीटीआई रन्स इन माई ब्लड, सो पीटीआई मुझ में है। आप में थी। गवर्नर हाउस का सबसे वीआईपी रूम? वीआईपी रूम? हाँ, गवर्नर ऑफिस। गवर्नर ऑफिस नहीं सॉरी, कायदे आजम का ऑफिस। कायदे आजम साहब। कायदे आजम का ओरिजिनल ऑफिस रिस्टोर किया था, वो अपनी जगह पे वैसे ही है। बिल्कुल। उनकी चेयर, उनका डेस्क, उनकी बिलोंगिंग्स वहाँ पे रखी हुई हैं। थैंक्स टू यू, आपने हमें वो दिखाया था। आपने देखा था? बिल्कुल, आप हमें लेके गए थे, स्पेशली मैं और फ़खर गए थे देखने के लिए। पीपीपी का सबसे विटी बंदा कौन है, जो सबसे ज़्यादा मजाक करते हो? वो है ना जिनको ख्वाब आते हैं। देयर इज अ गाय, वो उनके बहुत सीनियर हैं जिनको वो ख्वाब भी आते हैं। वो ख्वाबों में बताते हैं कि जिनको ख्वाब आया था फलानी अच्छा। चीज़ का, ख्वाब आया था फलानी चीज़ का। और पीटीआई का सबसे विटी बंदा कौन है? फवाद चौधरी। फवाद चौधरी। ड्रामेटिक मोमेंट क्या था पीटीआई का सबसे बड़ा? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ट्विटर वॉर या प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपकी फेवरेट जंग क्या रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध को डिवाइड करना आइडिया या इम्पल्सिव? आइडिया। आइडिया। इमरान खान की बेस्ट एडवाइस? इमरान खान की बेस्ट एडवाइस इज कि आप मेहनत इंसान करता है, कोशिश इंसान करता है, और सिला अल्लाह ने देना होता है। गवर्नर हाउस और फैमिली हाउस? फैमिली हाउस। फैमिली हाउस। टफर ओपोनेंट, एमक्यूएम, पीपीपी, पीएमएलएन? नहीं, तीनों से कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि ये कहीं भी पीटीआई के करीब भी आए। इट वाज वेरी टफ, बट हमने जब रियल पॉलिटिक्स में हम आए तो फिर ये लोग नज़दीक भी नहीं थे। मुराद अली शाह का बेस्ट कमबैक? मुराद अली शाह का बेस्ट कमबैक, मुराद अली शाह गए कहाँ थे जो कमबैक उनका हुआ? मुराद अली शाह लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ मैं वही बोल रहा हूँ। देयर फॉर ऑलवेज, बट आई रियली लाइक द गाय, ही इज। और मैं समझता हूँ कि ये मुराद अली शाह साहब, शायद आपका प्रोग्राम देखें तो ये खुद कराचीआइट है, पले बड़े कराची में, काफी पढ़ा लिखा आदमी, स्टैनफोर्ड से पढ़ के आया। बिल्कुल। बट आई स्टिल फेल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई ही कांट वीप द टीयर्स ऑफ कराची। कराची के आंसू जो है उनको क्यों नहीं पहुंच पा रहे? इट्स वीपिंग, कराची इज वीपिंग एंड इज सब बोल रहे हैं शायद अल्लाह करे कुछ नजर हो नहीं आ जाए, अल्लाह करे। पॉलिटिक्स या बिजनेस, किससे जान ज्यादा निकलती है? बिजनेस। बिजनेस से। अच्छा जी, वन वर्ड आंसर है सिर्फ, आपने कोई एक लफ्ज कहना है। पीटीआई ब्रेकअप? सैड। सैड। गवर्नर हाउस? ऑनर। ऑनर। 2022 पॉलिटिक्स? 2022 पॉलिटिक्स डिजास्टर। डिजास्टर। पीडीएम? गुड फॉर नथिंग। मरियम नवाज? सेम। शाह महमूद कुरैशी? ऑनरेबल पर्सन। असद उमर? अ गुड फ्रेंड। शेख रशीद? सीजन्ड पॉलिटिशियन। परवेज खटक साहब? परवेज खटक साहब वाज अ वेरी गुड सीन। जहांगीर तरीन? जहांगीर तरीन इज अ गुड फ्रेंड। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ?
शहबाज शरीफ, what should I say? एक ऐसी पर्सनालिटी जो सबको खुश रखने में काम आ सकती है। फारूक सत्तार साहब। फारूक सत्तार साहब, नो कमेंट्स। कराची पॉलिटिक्स। कराची पॉलिटिक्स, देयर इज नो कराची पॉलिटिक्स एट द मोमेंट। मीडिया ट्रायल्स। पैथेटिक। भाई तालियां होनी चाहिए भाई। जो दिल में है वो बोल रहे हैं, अब जो उनको लगता है उन्होंने सारा कुछ कह दिया है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इमरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। पर हम यहाँ जो लोग आते हैं उनसे हम एक चीज़ कहते हैं कि एक हम माइक ड्रॉप मोमेंट आपको देते हैं। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा शेर, कोई ऐसी चीज़ जो आने वाले लोग हमेशा आपको याद रखें कि इमरान इस्माइल साहब ने ये कहा था। तो पता नहीं याद रखेंगे नहीं रखेंगे, लेकिन मुझे शायरी बहुत पसंद है। ठीक है जी, तो आइए आपको हम माइक ड्रॉप मोमेंट देते हैं यहाँ पे। और ये रहा माइक और वो रहा आपका कैमरा। और ड्रॉप का क्या मतलब? ड्रॉप का मतलब है बात करने के बाद आप माइक फेंक दें। फैसल क्योंकि खुद एक ब्रिलियंट एक्टर हैं तो ये समझते हैं कि सबसे एक्टिंग करवा लेंगे, लेकिन मेरे से एक्टिंग होगी नहीं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। बहरहाल मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ। तू भी ना मिल सका मुझे, उम्र भी रायगा गई। तू भी ना मिल सका मुझे, उम्र भी रायगा गई। तुमसे तो खैर इश्क था, खुद से बड़े गिले रहे। ओए होए, क्या बात है जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप लोगों से मुलाकात हो रही है। देखते रहिए बोल नाइट्स। थैंक यू। थैंक यू।